दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही इमोशनल कर देने वाली कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। और उसके अलावा जिन लोगों को या फिर जो लोग इंग्लिश रीडिंग सीख रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द एप्पल ट्री। क्या मतलब हुआ? सेब का पेड़। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लॉन्ग टाइम अगो देयर वॉज आ ह्यूज एप्पल ट्री। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। इस तरह के वाक्यों को सिंपल पास्ट का वाक्य कहा जाता है। और इस तरह के जो वाक्य हैं उनमें कभी भी वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है, तो इन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। और दोस्तों, ह्यूज ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बड़ा, विशाल, उसे ह्यूज कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, देयर वॉज ए ह्यूज एप्पल ट्री, मतलब बहुत समय पहले एक बहुत विशाल या कहते हैं बहुत बड़ा सेब का पेड़ था। A little boy loved to come एंड प्ले अराउंड इट एवरी डे। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। लव का मतलब होता है प्यार करना, किसी से प्रेम करना। उसके अलावा किसी चीज़ को पसंद करने को भी लव कहते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? अ लिटिल बॉय मतलब कि एक छोटे बच्चे को लव्ड पसंद था, टू कम आना पसंद था, एंड प्ले अराउंड इट एवरी डे और उसके आसपास खेलना हर रोज़। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक छोटे बच्चे को हर रोज़ आना और उसके आसपास खेलना पसंद था। ही क्लाइम्ड टू द ट्री टॉप। दोस्तों, ये भी पास्ट का ही वाक्य है। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, और स्पेशली जब हम पेड़ वगैरह पे चढ़ते हैं उसके लिए क्लाइम का यूज़ करते हैं। और सेकंड फॉर्म है क्लाइम्ड। ही क्लाइम्ड टू द ट्री टॉप मतलब वह पेड़ के ऊपर चढ़ जाता था। एट द एप्पल्स, सेब खाता था। और दोस्तों, ये ईट की सेकंड फॉर्म है। एट द एप्पल्स, सेब खाता था। एंड टुक अ नैप, और नैप का मतलब होता है छोटी नींद, और वो नींद लेता था। अंडर द शेडो, छाया के नीचे। शेडो का मतलब छाया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वह पेड़ के ऊपर चढ़ जाता, सेब खाता और छाया में मतलब कि छाया के नीचे वो नींद लेता। ही लव्ड द ट्री, वह पेड़ को प्यार करता था, उसे क्या कह सकते हैं, उसे पेड़ पसंद था। एंड द ट्री लव्ड टू प्ले विद हिम, और जो पेड़ था वो उसके साथ खेलना उसको पसंद था। चलिए आगे देखिए। As time went by, the little boy grew up and he no longer played अराउंड द ट्री एवरी डे। क्या अर्थ हुआ? एज टाइम वेंट बाय। दोस्तों, गो बाय का मतलब होता है गुजरना, सेकंड फॉर्म में वेंट बाय, ये भी पास्ट का वाक्य है। एज टाइम वेंट बाय मतलब कि जैसे जैसे समय गुजरा। द लिटिल बॉय ग्रू अप, ग्रो अप मतलब होता है बढ़ना, आयु का बढ़ना, तो उसे ग्रो अप कहते हैं। सेकंड फॉर्म ग्रू अप, जैसे जैसे समय गुजरा जो छोटा लड़का था ग्रू अप वो बड़ा हो गया। एंड ही नो लॉन्गर प्लेड अराउंड द ट्री एवरी डे, और अब वो हर रोज़ पेड़ के आसपास नहीं खेलता था। चलिए आगे देखिए। One day the boy came back to the tree and he looked sad। और दोस्तों, ये भी पास्ट का ही वाक्य है। कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम, और बैक मतलब वापस। एक दिन लड़का वापस आया, टू द ट्री पेड़ के पास वापस आया। एंड ही लुक्ड सैड, और वो उदास दिखा। दोस्तों, लुक मतलब दिखना, सेकंड फॉर्म लुक्ड, सैड मतलब उदास, और वो उदास लगा या कह सकते हैं और वो उदास दिखा। आगे देखिए।
कम एंड प्ले विद मी द ट्री सेड टू द बॉय। और दोस्तों ये जो वाक्य है आप देख रहे हैं, इसमें आप देखिए कोई भी सब्जेक्ट नहीं है और किसी भी तरह की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये जो वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव वाक्य है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर किसी भी तरह का कोई आदेश दिया जाता है, इस तरह के वाक्यों में सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता है और ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब को मेंशन किया जाता है, सिर्फ वर्ब से ही वाक्य को बनाया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, कम एंड प्ले विद मी द ट्री सेड टू द बॉय। और ये पास्ट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। पेड़ ने लड़के से कहा आओ और मेरे साथ खेलो। चलिए आगे देखिए, आई एम नो लॉन्गर अ किड हु प्लेज अराउंड ट्रीज। क्या मतलब हुआ दोस्तों, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का कोई रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है। और ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो उसमें फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, आई एम नो लॉन्गर अ किड हु प्लेज अराउंड ट्रीज। मैं अब बच्चा नहीं हूँ जो पेड़ों के पास खेलता है। द बॉय रिप्लाइड एंड कंटिन्यूड। जो लड़का था उसने जवाब दिया और उसने बोलना जारी रखा। आई वॉन्ट टॉयज़। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होता है तो ऐसे स्थानों पर फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और वॉन्ट का मतलब होता है चाहना। तो उसने आगे क्या कहा, आई वॉन्ट टॉयज़, मुझे खिलौने चाहिए। आई नीड मनी टू बाय दैम। मुझे पैसों की ज़रूरत है उन्हें खरीदने के लिए। चलिए आगे देखिए, I don't have money, said the tree, but you can sell all my apples and make money। क्या मतलब हुआ, I don't have money। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पजेसिव प्रेजेंट का पजेसिव वाक्य है और ये पजेसिव का नेगेटिव वाक्य है। सबसे पहले आप समझिए पजेसिव का क्या मतलब होता है। प्रेजेंट में जब हम पजेसिव का वाक्य बनाएंगे, पजेसिव का मतलब होता है हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ ये दर्शाते हैं किसी व्यक्ति के पास कुछ है या फिर नहीं है, ऐसे वाक्यों को पजेसिव का वाक्य कहा जाता है। और ये प्रेजेंट का पजेसिव है और इसका नेगेटिव है। तो जब हम इसको नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का यूज़ किया जाएगा और साथ में हैव लगाया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या अर्थ हुआ, आई डोंट हैव मनी सेड द ट्री। पेड़ ने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन बट मतलब लेकिन यू कैन सेल आप। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, SELL सेल जो कि एक वर्ब है, सेल मतलब बेचना। बट यू कैन सेल ऑल माई एप्पल्स, लेकिन तुम मेरे सारे सेब बेच सकते हो। एंड मेक मनी और पैसा बना सकते हो। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, पेड़ ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम मेरे सारे सेबों को बेच सकते हो और पैसा बना सकते हो। द बॉय वॉज वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित होना और ये एडजेक्टिव है। द बॉय वॉज वेरी एक्साइटेड, लड़का बहुत उत्साहित हो गया। फीलिंग हैप्पी ही ग्रैब्ड ऑल द एप्पल्स फ्रॉम द ट्री एंड लेफ्ट। दोस्तों ग्रैब का मतलब होता है किसी चीज़ को झपट लेना, जल्दी से ले लेना, और ये सेकंड फॉर्म में ग्रैब्ड। और ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। फीलिंग हैप्पी खुश होते हुए, ही ग्रैब्ड ऑल द एप्पल्स फ्रॉम द ट्री। उसने पेड़ से सारे सेबों को झपट लिया। एंड लेफ्ट और चला गया। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, लीव का मतलब चले जाना और ये सेकंड फॉर्म में लेफ्ट। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि लड़का खुश होते हुए उसने सारे जो सेब थे उनको उसने झपट लिया और पेड़ और चला गया। आगे देखिए, When the boy did not come back, the tree became sad। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो आप इसके जो स्ट्रक्चर है आप उसे ज़रूर नोट कर लें।
पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव में डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। तो क्या अर्थ हुआ, व्हेन द बॉय डिड नॉट कम बैक। व्हेन मतलब जब, और दोस्तों व्हेन एक इंट्रोगेटिव वर्ड भी है और इसको पॉजिटिव में भी यूज़ किया जाता है, मतलब अफर्मेटिव में भी इसका प्रयोग होता है। और व्हेन का मतलब होता है कब या फिर जब। तो क्या अर्थ हुआ, व्हेन द बॉय डिड नॉट कम बैक, जब लड़का वापस नहीं आया। द ट्री बिकेम सैड, पेड़ उदास हो गया। और दोस्तों बिकम सैड का मतलब होता है उदास होना, और ये सेकंड फॉर्म है। आगे देखिए, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय के बाद। द बॉय रिटर्नड, लड़का लौटा। रिटर्न मतलब वापस आना, लौटना, जो लड़का था वापस आया। द ट्री वॉज एक्साइटेड एंड आस्क्ड द बॉय टू प्ले, जो पेड़ था वो उत्साहित हो गया। एक्साइटेड मतलब उत्साहित होना, उत्साहित हो गया। एंड आस्क्ड द बॉय टू प्ले, और उसने लड़के को खेलने को कहा। द बॉय रिफ्यूज्ड, दोस्तों रिफ्यूज़ का मतलब होता है किसी बात से इनकार कर देना, मना करना, उसे रिफ्यूज़ कहते हैं। और सेकंड फॉर्म है रिफ्यूज्ड। द बॉय रिफ्यूज्ड, लड़के ने मना कर दिया। सेइंग, कहते हुए, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है टू प्ले, खेलने का। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, द बॉय रिफ्यूज्ड सेइंग आई डोंट हैव टाइम टू प्ले, लड़के ने मना कर दिया ये कहते हुए कि मेरे पास समय नहीं है खेलने का। आई हैव टू मेक अ होम फॉर माई फैमिली, कैन यू हेल्प मी। और दोस्तों आप देखिए इस हेल्पिंग वर्ब का जो स्ट्रक्चर है उसे भी समझ लीजिए। इस वाक्य में हैव टू का यूज़ किया गया। हैव टू का यूज़ कई तरह के वाक्यों में किया जाता है। जब हम कोई विवशता वाले वाक्य बनाएं, जैसे मुझे इस काम को करना पड़ता है, मुझे यहाँ मेहनत करनी पड़ती है, इस तरह के वाक्यों में भी हैव टू का यूज़ किया जाएगा। उसके अलावा यदि कोई काम होना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तब भी हैव टू का यूज़ किया जाएगा। जैसे मान लीजिए हम बनाते हैं, मुझे कल जल्दी जाना है, उसे यहाँ आना है, तो इस तरह के वाक्यों में भी हैज़ टू या हैव टू का यूज़ किया जाएगा हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और ये जो वाक्य हैं इनको प्रेजेंट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, आई हैव टू मेक अ होम फॉर माई फैमिली, मुझे अपने परिवार के लिए घर बनाना है। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। यू कैन चॉप ऑफ माई ब्रांचेस टू बिल्ड योर हाउस। दोस्तों चॉप ऑफ का मतलब होता है काटना, तो उसने क्या कहा, और ब्रांच का मतलब होता है शाखाएँ, टहनियाँ। तो उसने क्या कहा, यू कैन चॉप ऑफ माई ब्रांचेस, तुम मेरी टहनियों को, शाखाओं को काट सकते हो। टू बिल्ड योर हाउस, अपना घर बनाने के लिए। द ट्री रिप्लाइड, पेड़ ने जवाब दिया। सो द बॉय कट ऑल द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, तो लड़के ने पेड़ की सारी शाखाओं को काट दिया। एंड लेफ्ट हैप्पीली, और खुशी खुशी चला गया। और दोस्तों यहाँ देखिए हैप्पीली है, ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताए, तो उसे एडवर्ब कहा जाता है। और ज़्यादातर जो एडवर्ब है वो एल-वाई पे ख़त्म होते हैं। चलिए आगे देखिए, एंड लेफ्ट हैप्पीली मतलब खुशी खुशी चला गया। व्हेन द बॉय डिड नॉट कम बैक, जब लड़का वापस नहीं आया। द ट्री वॉज सैड वंस अगेन, जो पेड़ था फिर दोबारा वो उदास था। चलिए आगे देखिए, वन हॉट समर डे द बॉय रिटर्न। वन मतलब एक गर्मियों के गर्म दिन जो लड़का था वो लौटा। द ट्री वॉज डिलाइटेड एंड आस्क्ड द बॉय टू प्ले। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। डिलाइटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। तो क्या अर्थ हुआ, द ट्री वॉज डिलाइटेड, पेड़ बहुत खुश हो गया। एंड आस्क्ड द बॉय टू प्ले, और उसने लड़के को खेलने को कहा। बट द बॉय रिप्लाइड, लेकिन लड़के ने जवाब दिया। आई एम सैड, मैं उदास हूँ। एंड गेटिंग ओल्ड, और बूढ़ा हो रहा हूँ। आई वॉन्ट टू गो सेलिंग टू रिलैक्स माई सेल्फ। और दोस्तों सेल का मतलब होता है नाव वगैरह चलाना, उसे सेल कहा जाता है। तो उसने क्या कहा कि आई एम सैड एंड गेटिंग ओल्ड, मैं उदास हूँ और बूढ़ा हो रहा हूँ। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ सेलिंग, नाव चलाने। टू रिलैक्स माई सेल्फ, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, आराम देने के लिए। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो। यूज़ माई ट्रंक टू बिल्ड योर बोट। तो उसने क्या कहा कि ट्रंक का मतलब होता है तना, पेड़ के तने को दोस्तों ट्रंक कहा जाता है। तो यूज़ माई ट्रंक टू बिल्ड योर बोट। द ट्री रिप्लाइड, पेड़ ने जवाब दिया कि मेरे तने का इस्तेमाल करो टू बिल्ड योर बोट, अपनी नाव बनाने के लिए। सो द बॉय कट द ट्री ट्रंक टू मेक अ बोट। तो जो लड़का था उसने पेड़ के तने को काट दिया टू मेक ए बोट, एक नाव बनाने के लिए। आगे देखिए, ही वेंट सेलिंग, वह चला गया सेलिंग करने मतलब कि चलाने के लिए।
सेल करने के लिए, नाव चलाने के लिए वो चला गया। एंड डिड नॉट शो अप फॉर ए लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक वो नज़र नहीं आया। चलिए आगे देखिए। आफ्टर मैनी ईयर्स व्हेन द बॉय रिटर्न्ड द ट्री सैड विद टीयर्स। क्या अर्थ हुआ? आफ्टर मैनी ईयर्स, आफ्टर मैनी मतलब कई, आफ्टर मैनी ईयर्स कई सालों के बाद, व्हेन द बॉय रिटर्न जब लड़का वापस लौटा, जब वो लड़का वापस आया, द ट्री सैड विद टीयर्स, पेड़ ने रोते हुए कहा, विद मतलब आंसुओं के साथ कहा, माई डियर बॉय, मेरे प्यारे लड़के, आई डोंट हैव एनीथिंग फॉर यू एनी मोर। तो और दोस्तों ये जो वाक्य है, इस वाक्य ये भी हमारा पजेसिव का नेगेटिव वाक्य है, जैसा ऊपर आपको बताया था, जहाँ पर डू नॉट डज नॉट के बाद हैव का यूज़ किया जाता है। तो जो पेड़ था उसने मतलब कि आंसुओं के साथ कहा, रोते हुए कहा, माई डियर बॉय, मेरे प्यारे लड़के, आई डोंट हैव एनीथिंग फॉर यू एनी मोर, अब मेरे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है। नो मोर एप्पल्स फॉर यू, अब आपके लिए सेब नहीं है, टू ईट खाने के लिए, एंड नो मोर ट्रंक फॉर यू, और आपके लिए कोई तना नहीं है, टू क्लाइंब ऑन, उसके ऊपर चढ़ने के लिए। द ओनली थिंग लेफ्ट इज़, जो सिर्फ इकलौती चीज़ बची हुई है, और दोस्तों लेफ्ट का मतलब बचा हुआ, और ये लीव की सेकंड फॉर्म है, उसके अलावा ये एडजेक्टिव भी है जिसका मतलब होता है बचा हुआ, और यहाँ इस वर्ड को एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया। तो उसने आगे क्या कहा? द ओनली थिंग लेफ्ट इज़ माई डाइंग रूट्स, और जो इकलौती चीज़ बची है वो है क्या है? मेरी मरती हुई जड़ें। डाइंग मतलब मरती हुई, रूट मतलब जड़। तो उसने क्या कहा कि जो इकलौती चीज़ बची है वो क्या है? वो मेरी मरती हुई जड़ें। आगे देखिए। I am too old to climb a trunk and I don't have teeth to bite। क्या अर्थ हुआ? I am too old to climb, अब मैं एक पेड़ पर मतलब एक तने पर चढ़ने के लिए मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। एंड आई डोंट हैव टीथ टू बाइट, और काटने के लिए, बाइट मतलब काटना, और काटने के लिए मेरे पास दांत नहीं है। आई एम टायर्ड आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, और इतने सालों में मैं थक चुका हूँ। ऑल आई नीड नाउ, अब बस मुझे ज़रूरत है, इज़ जस्ट अ प्लेस टू रेस्ट, सिर्फ एक स्थान की, एक जगह की, टू रेस्ट आराम करने के लिए। द बॉय रिप्लाइड, लड़के ने जवाब दिया। आगे देखिए। गुड, ठीक है। एन ओल्ड ट्री रूट इज़ द बेस्ट प्लेस टू लीन ऑन एंड टेक रेस्ट। तो उसने आगे क्या कहा कि एन ओल्ड ट्री रूट मतलब एक जो पुराने पेड़ की, बूढ़े पेड़ की जो जड़ होती है, इज़ द बेस्ट प्लेस, वो सबसे अच्छा स्थान होती है, टू लीन ऑन, टिकने के लिए। लीन का मतलब होता है टिकना, या कह सकते हैं सहारा लेना। तो उसने क्या कहा कि जो एक बूढ़े पेड़ की जो जड़ होती है वो सबसे अच्छा स्थान होती है टू लीन ऑन, सहारा लेने के लिए, एंड टेक रेस्ट और आराम लेने के लिए। कम आओ, कम सिट डाउन, आओ नीचे बैठो, विद मी मेरे साथ, एंड रेस्ट और आराम करो। सेट द ट्री, पेड़ ने कहा। द बॉय सैट डाउन, और ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। SIT सिट मतलब बैठना, और सेकंड फॉर्म है सैट SAT। द बॉय सैट डाउन, लड़का नीचे बैठ गया। एंड द ट्री वॉज ग्लैड एंड स्माइल्ड विद टीयर्स, और जो पेड़ था वो खुश था, ग्लैड मतलब खुश होना, वो खुश था, एंड स्माइल्ड विद टीयर्स, और आंसुओं के साथ वो मुस्कुरा दिया। चलिए तो अब दोस्तों इसका जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। Those who love you will always be there and give everything they can to make you happy। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वो लोग जो आपसे प्यार करते हैं वो हमेशा आपके लिए होंगे, be there and give everything, और वो सब कुछ देंगे, they can to make you happy मतलब जो आपको खुश कर सकता हो। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यदि कहानी के बारे में बात की जाए, वैसे ही जो कहानी है वो एक बच्चे के और पेड़ के बारे में है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कहानी है वो आजकल के रिश्तों को भी दर्शाती है। कई बार जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप को कई बार छोड़ देते हैं, और फिर वो उनको कभी भी उनके बारे में नहीं सोचते हैं, और जो माँ बाप होते हैं वो हमेशा ही चाहते हैं कि बच्चे हमेशा उनके साथ रहें, उनको उसी तरह से प्यार करें, और माँ बाप के पास जो भी होता है वो अपने बच्चों पर खर्च करते हैं, जो भी वो कर सकते हैं, और वो hमेशा ही उनका भला चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो बच्चे होते हैं वो कई बार उनको छोड़ जाते हैं, जैसा यहाँ पर हमने कहानी में देखा कि
पेड़ और एक बच्चे के माध्यम से इस कहानी को बताया गया है, लेकिन अंत में वो जो बच्चा है वापस उस पेड़ के पास आता है और वहीं पर वो आराम करता है। तो दोस्तों हमें भी हमेशा उन लोगों के साथ हमेशा ही अच्छे से रहना चाहिए जिन्होंने हमें एक अच्छा जीवन दिया है और हमें सारी तरह की फैसिलिटीज़ दी, और हमें हमेशा ही जो हमारे बूढ़े माँ बाप हैं या जो भी लोग हैं जिनके साथ हम रहें उनके साथ हमेशा ही हमें अच्छे रहना चाहिए और अच्छे से व्यवहार भी करना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको पसंद आई हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। यदि कहानी ने आपके जैसा कहानी थी, मैंने आपको शुरू में ही बताया, थोड़ी इमोशनल कर देने वाली कहानी है। तो दोस्तों अगर ये कहानी आपको भी, इस कहानी ने आपको भी छुआ हो, आपको भी इमोशनल किया हो, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।